पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। नाम करने की हसरत लिए जब ये लड़का गुलशन कुमार के दफ्तर में पहली बार आया, तब यही गाना बज रहा था। उसे पता था कि 1988 की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक के म्यूजिकल राइट्स गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के ही पास हैं और फिलहाल कंपनी का नया म्यूजिक एल्बम लाल दुपट्टा मलमल का की धूम मची हुई है। गुलशन कुमार अपने अगले म्यूजिक एल्बम की तैयारियों में जुटे थे और नए गायकों की तलाश में थे। इस लड़के को पहली बार जगजीत सिंह ने उनसे मिलवाया था और कहा था कि बड़ा ही होनहार है। लोग इसे किशोर कुमार के गाने गवाने में खपा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो कुछ नया ट्राई करके देखिए, मायूस नहीं होंगे। गुलशन कुमार ने पूछा, तुम्हारा नाम तो केदारनाथ भट्टाचार्य है ना, ये कुमार सानू क्या घर का नाम है? वो बोला, नहीं सर, पिछले दिनों कल्याण जी आनंद जी ने जादूगर फिल्म के लिए गाना गवाते समय नाम बदल दिया। बोले तुम्हारी शैली किशोर कुमार जैसी है, इसलिए कुमार करके कुछ रख लो। तब से कुमार सानू ही लिख रहा हूँ। गुलशन कुमार मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने म्यूजिशियन नदीम श्रवण, गायिका अनुराधा पौडवाल, गीतकार समीर वगैरह से मिलवाया और थोड़ी ही देर में लोग समझ गए कि नए एल्बम का मेल वॉइस यही होगा। नजर के सामने जिगर के पास। गुलशन कुमार चीपेस्ट एंड बेस्ट की मार्केट स्ट्रेटजी में भरोसा करते थे और नया नया माल उठाने और परखने के आदी थे। कुल मिलाकर नए टैलेंट को मौका देना उनकी फितरत थी। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। कयामत से कयामत तक और अब लाल दुपट्टा मलमल का की बेजोड़ कामयाबी के बावजूद उन्होंने आनंद मिलिंद की जगह नदीम श्रवण पर दांव लगाया था और फीमेल वॉइस तो खैर अनुराधा पौडवाल ही थी, लेकिन मेल वॉइस की जगह उन्होंने मोहम्मद अजीज और सुरेश वाडेकर जैसे पुराने दिग्गज तो क्या, उदित नारायण को भी हाशिए पर रख दिया। और जब कुमार सानू के साथ नई सीरीज के 2-3 गाने रिकॉर्ड हुए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये एल्बम तो इसी के नाम रहने वाला है। मेरी जिंदगी है। इधर जैसे लाल दुपट्टा मलमल का साउंड ट्रैक हिट होते ही उस पर एक वीडियो फिल्म भी बना ली गई, उसी तरह गुलशन कुमार चाहते थे कि आशिकी के इन गानों के लिए एक फुल फ्लेज फिल्म भी बनाई जाए। साल 1989 के मध्य तक आशिकी के ज़्यादातर गाने तैयार थे और गुलशन कुमार ने फिल्म के निर्देशन का जिम्मा महेश भट्ट को सौंप दिया। भट्ट मजे हुए खिलाड़ी थे, लेकिन ऐसा पहली बार था जब इतने सारे गाने पहले से तैयार हैं और उनमें एक स्टोरी बस फिट की जानी है, मानो फिल्म इन गानों के लिए ही बनाई जा रही है। 26 दिसंबर 1989 को आशिकी का साउंड ट्रैक रिलीज हुआ और मार्केट में इसका नशा चढ़ने लगा। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। इधर महेश भट्ट ने अपने सौतेले भाई रॉबिन भट्ट को गुलशन कुमार से मिलवाया, जो उन दिनों फिल्म लेखन में करियर बना रहे थे। एक आध फिल्मों में कलम भी चलाई थी। गुलशन कुमार ने बिना कुछ सोचे समझे आशिकी का कैसेट रॉबिन के सामने रख दिया और बोले, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इन गानों को सुनो और इन पर एक रोमांटिक स्टोरी लिख मारो। स्टोरी इतनी डोमिनेंट ना हो कि गानों पर भारी पड़े और इतनी हल्की भी ना हो कि बस खाना पूरी लगे। ये सुनकर एक बार महेश भट्ट ने तो हाथ खड़े करने की सोची, लेकिन तभी रॉबिन भट्ट ने हाँ कर दी। खुद रॉबिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये काम किसी फिल्म की नए सिरे से कहानी लिखने से कहीं ज़्यादा कठिन था। एक आध दिन में ही आउटलाइन और फिर स्क्रिप्ट देनी थी। हमने आकाश खुराना को साथ लिया और एक स्टोरी लिख मारी। कहानी गुलशन कुमार को पसंद आई तो उन्होंने स्टार कास्ट की जिम्मेदारी भी महेश भट्ट को दे दी। आशिकी के म्यूजिक ट्रैक की रिलीज के 3 दिन बाद ही यानी 29 दिसंबर को राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई, जिसके गाने तो पहले ही हिट हो चले थे। फिल्म ने एक आध हफ्ते में ही ब्लॉकबस्टरों वाले रंग दिखाने शुरू कर दिए। सलमान खान, भाग्यश्री तब नए ही थे। गुलशन कुमार ने भट्ट से कहा कि अपने हीरो हीरोइन भी नया ही ले आओ। उन्हीं दिनों महेश भट्ट अपनी एक परिचित इंदिरा रॉय के घर उन्हें बधाई देने गए कि वो अपने चैरिटी वर्क के लिए सेवी मैगजीन के कवर पर आई हैं और वहां वो उनके लड़के से मिले, जिसमें उन्हें अपनी फिल्म का हीरो दिखाई दिया। दुबला पतला, बाल बेतरतीब लेकिन थोड़ा सा अपीलिंग। उन्होंने ऑफर किया, बात बनी, राहुल रॉय ने फिल्म साइन कर ली। एक चेहरे ने बात
प्यार से देखा मुझे। हीरोइन के लिए इससे मैचिंग एक लड़की उनके दिमाग में आई जिससे वो 6 महीने पहले एक पार्टी में मिले थे। उसे फिल्म ऑफर की थी लेकिन तब उसने मना कर दिया था। लेकिन अब भट्ट ने उसे दोबारा फोन किया तो मान गई। नाम था अनु अग्रवाल। भट्ट को ये कहानी बहुत हद तक उनकी पर्सनल लाइफ, खासकर पहली पत्नी के साथ रिलेशन से मिलती नजर आई, तो थोड़ा सेंटी होकर या कहें कि इसमें डूब कर काम करने लगे। 6-7 महीने में फिल्म बनकर तैयार हुई और कहते हैं कि तब तक म्यूजिक ट्रैक ही इतना धूम मचा चुके थे कि कैसेट बेचते बेचते टी सीरीज के गोदाम खाली हो गए। इस साउंड ट्रैक ने बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा सेल्स के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 17 अगस्त 1990 को फिल्म रिलीज होने से कुछ पहले ही भट्ट को लगा कि हीरो हीरोइन का चेहरा बहुत फोटोजेनिक नहीं है और पोस्टर पर उन्हें देखते ही कहीं दर्शक बिदक न जाएं। ऐसे में उन्होंने एक तरकीब निकाली। फिल्म में एक सीन क्रिएट किया और एक कोट के जरिए उनका चेहरा छिपा दिया। सबसे पहले ये एकमात्र पोस्टर ही जारी हुआ। फिल्म के पहले से सुपरहिट गानों को स्क्रीन पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिला और ये फिल्म हिट हुई, लेकिन गानों की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही थी। IMDb की रिपोर्ट की माने तो कैसेट्स की बिक्री जब 1 करोड़ को पार कर गई तब टी सीरीज ने इसके विज्ञापन निकालने बंद कर दिए क्योंकि वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी। प्रोडक्शन बढ़ाने के सारे रिसोर्स झोंक दिए गए। हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से बस एक ही डिमांड आ रही थी कि आशिकी के कैसेट जितना ज्यादा हो सके भेजो। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उन दिनों गली नुक्कड़ और बाजारों में कैसेट्स की दुकानों के ताले टूटने की खबरें भी छपी। खैर, कुछ महीने बाद ही जब टी सीरीज ने आशिकी के 2 करोड़ कैसेट्स बेच डालने का ऐलान किया तो मार्केट में सनसनी मच गई। अब तक किसी फिल्म या एल्बम के इतने कैसेट्स कभी नहीं बिके थे। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाह। और इस फिल्म ने म्यूजिक सेल्स का ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा था, बॉलीवुड फिल्मों का जॉनर भी बदल कर रख दिया। एक्शन फिल्मों का युग मानो अचानक म्यूजिकल एज में प्रवेश कर गया था, जहां सिर्फ और सिर्फ संगीत प्रधान फिल्में ही देखी और बनाई जाने लगी। कयामत से कयामत तक, चांदनी, मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों ने इस ट्रेंड को हवा भर दी थी। गुलशन कुमार ने उसे आंदोलन में बदल दिया। बहार आने तक, आई मिलन की रात, जीना तेरी गली में, दिल है कि मानता नहीं और ऐसे ही कई म्यूजिकल हिट्स के साथ उन्होंने टी सीरीज को दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों की कतार में ला खड़ा किया और गुलशन कुमार म्यूजिकल हिट्स फिल्मों के बेताज बादशाह बन गए। हालांकि इस ट्रेंड को भुनाने में दिग्गज फिल्मकार भी कहाँ पीछे रहने वाले। आगे चलकर हम आपके हैं कौन या दिलवाले दुल्हनिया जैसी रिकॉर्ड तोड़ फिल्में भी आईं, लेकिन हम बात करेंगे इस फाउंडिंग पिलर म्यूजिकल हिट की। तो इसका क्रेज कुछ ऐसा था कि राहुल रॉय ने आशिकी के सफलता के बाद 2-4 नहीं बल्कि एक साथ 49 फिल्में साइन कर डाली। इतना बम्पर ऑफर तो पहले शायद ही किसी हीरो को मिला हो, लेकिन तभी पता चला कि इंडस्ट्री रूल्स के मुताबिक कोई एक्टर एक साथ अधिकतम 12 फिल्में ही कर सकता है। ऐसे में राहुल को बाकी फिल्में छोड़नी पड़ी और उसके साइनिंग अमाउंट लौटाने पड़े। उधर अनु अग्रवाल तब पीजी में रहती थी और इस फिल्म के बाद उनके पीजी के बाहर लड़कों का मेला लगने लगा था और कहते हैं कि उन्हें पीजी छोड़ अपने फ्लैट में शिफ्ट होना पड़ा। हालांकि इन दोनों का स्टारडम आशिकी से बहुत आगे नहीं जा सका, लेकिन फिल्म से जुड़े बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। जिस लड़के से बात शुरू हुई थी उस कुमार सानू की किस्मत ऐसे चमकी कि उन्होंने पूरे 90 के दशक पर अपनी छाप छोड़ दी। नदीम श्रवण तो खैर छा ही गए थे, समीर से लेकर अनुराधा पौडवाल तक एक एक नाम अपनी नई ऊंचाई की ओर बढ़ा। महेश भट्ट ने तब तक अनेक क्लासिकल फिल्में बनाई थी और बहुत नाम कमाया था, लेकिन उन्होंने भी पहली बार इतनी बड़ी कमर्शियल हिट का स्वाद चखा। और गुलशन कुमार ने आगे दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्म भी महेश भट्ट के ही हवाले कर दी, जिसकी कामयाबी के अनूठे किस्से किसी और वीडियो में। फिलहाल बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर डालिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। दिल का